आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने उससे पहले का एक दौर था जब आप कुल मिलाकर के करीब करीब हिमाचल की राजनीति को बाय बाय करके चले गए थे और वकालत में आपने पूरा फोकस किया। नहीं, मैंने सोच लिया था कि मुझे राजनीति में नहीं आना। लेकिन रीजन कौन था, कौन सा नेता था वो रीजन की? होता ना कि डिमोरलाइज हो गए अब हम। कुलदीप राठौर को कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, कोई नहीं कर सकता। कोई बड़ा नेता और ख़ास तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को आगे किया है और ऐसा टकराव ओपनली अब तो हर जगह दिख ही रहा है। तो आपने कहा था कि अगर मैंने सीएम बनना होता तो ये जो सीएम के दौर में थे उस समय मैं सबको निपटा देता। तो आज भी आप उस बयान में मेरी मंत्री पद की कोई इच्छा नहीं। लेकिन विधायक बनने के बाद कहते हैं कि एक इच्छा जाग जाती है आगे। अच्छा, आपको लगता है कि हिमाचल में कांग्रेस मजबूत है? मिलजुल के हम काम करते हैं। देखिए अभी हमारे तो 3.5 साल हो गए हैं सर। नहीं, देखिए हमारे पास 1.5 साल का समय है। तो काफ़ी होगा 1.5 साल। नहीं, देखिए दो बार हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में डिजास्टर आया, हमारी मदद नहीं हुई। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि केंद्र की तरफ से पर्याप्त मदद पहुंच रही है सर। नहीं, बोलने से नहीं होता ना। मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी ओपीएस के मुद्दे पर आई पिछली बार, लेकिन वही मुद्दा जो है वो गले की फांस बन गया था कि हम ओपीएस जो है हम जारी रखें। लेकिन आपने दावा नहीं किया एक्सरसाइज के लिए। नहीं, देखिए आप इतने सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए हम एक होता है ना कॉन्फिडेंट होके। नहीं, निश्चित तौर पे क्यों नहीं, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दोबारा से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आप कह रहे रिपीट करेगी सर? निश्चित तौर पे। मान लेते हैं स्थिति ऐसी आ जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बना रही है, तो मुखिया कौन होगा? नमस्कार, द मोहित डायरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द मोहित डायरीज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपसे हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, कई मुद्दों पर उस समय बात हुई, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर कभी बात नहीं हुई। आप एनएसयूआई में भी रहे, यूथ कांग्रेस में भी रहे और फिर कांग्रेस पार्टी में भी आप कई अहम पदों पर रहे और अब विधायक भी, और राष्ट्रीय स्तर पर भी आप जो है वो डेजिग्नेटेड है प्रवक्ता। तो शुरुआत कैसे हुई आपकी छात्र राजनीति में? अगर बात करें तो किस तरह से शुरुआत हुई और यहाँ तक का सफ़र कैसे जो है वो पूरा किया आपने? देखिए, आपने बड़ा इमोशनल क्वेश्चन पूछा है। आप मुझे अतीत में ले जा रहे हैं, तो जो स्मृतियों में धूल पड़ी है उसे हटाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय था। हर एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लेता था और जहाँ छात्रों की मांगों का प्रश्न है, मैं मुखर होकर बात करता था। और यहीं से कहीं ना कहीं मेरा राजनीति में पदार्पण, एनएसयूआई में आपने पदार्पण हुआ। नहीं, उससे एनएसयूआई में बाद में आया। अच्छा। हिमाचल में एक छात्र आंदोलन चला, लगभग 25-30 दिन पूरे प्रदेश में। उस वक्त हिमाचल में जनता पार्टी की सरकार थी। उस छात्र आंदोलन में मेरी बड़ी अहम भूमिका रही। मैं जो संघर्ष समिति बनी उसका प्रदेश का महासचिव रहा। वो मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं एनएसयूआई में आया और एनएसयूआई में मैं उस समय आया जब केंद्र और हिमाचल में जनता पार्टी की सरकारें थी। विपक्ष में मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। उस समय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष थे और अनंत शर्मा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो उनके समय मैंने एनएसयूआई को ज्वाइन किया और 2 सालों के अंदर, लगभग 19 साल की मेरी आयु रही होगी, मुझे हिमाचल एनएसयूआई का जो है अध्यक्ष बनाया। वहीं से मेरा जो राजनीतिक सफ़र है वो शुरू हुआ। और एनएसयूआई से ही आपका नाम जुड़ा उस समय कि कुलदीप सिंह राठौर दबंग छात्र नेता बने तब।
जी जी। काफ़ी दबंगई आपकी मशहूर थी उस समय। नहीं देखिए, छात्र नेताओं में ये खूबी तो रहती है, क्योंकि अगर छात्र नेता दबंग नहीं होगा तो छात्रों को किस तरह से जोड़ेगा। ये भी एक कारण रहा है कि ये भी मेरी एक लोकप्रियता रही है। अब चलो समय के साथ दबंगई आज तक कायम है, लेकिन आज दबंगई जो है आप बड़े शांत तरीके से दबंगई करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, मैं शालीनता के साथ दबंगई करता हूँ, वही कह रहा उसमें शालीनता भी नज़र आती है। दबंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को बेखौफ होकर, बगैर किसी डर के रखते हो। और डर आपके मन में तब होता है जब आप गलत बात को सही पेश करने की कोशिश करते हो। आप सही बात कर रहे हो, किस बात का डर, किससे डर? वो आज बात जो मेरे उस समय मेरे अंदर थी, कहीं ना कहीं आज भी वो कायम है। लेकिन डर तो आपकी वजह से कई लोगों में था, कई छात्रों में भी था, बल्कि एनएसयूआई में भी कहते हैं कि बहुत डरते थे आपसे कई लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ बहुत अच्छे लोग। और आज उनमें से कई जो नेता हैं, छात्र नेता, आज अहम पदों पर भी बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस सही, पार्टी में। बिल्कुल सही बात है। और मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा कि उस समय मैंने हिमाचल में एनएसयूआई को पुनर्जीवित किया। क्योंकि एनएसयूआई का जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो एनएसयूआई बिल्कुल मृत प्राय थी। मैंने उस संगठन में जान फूंकी, लगभग 6 वर्ष में एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा। और जब मैंने एनएसयूआई छोड़ी, उस वक्त एनएसयूआई शीर्ष पे थी, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत मजबूत संगठन मैंने सबके सहयोग से बनाया। और उस समय के जो संगठन से लोग जुड़े, आज मुझे खुशी है। अगर मैं हिमाचल विधानसभा की बात करूं, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको छात्र राजनीति में मैंने आगे आने का मौका दिया, और बड़े अहम पदों पे। राठौर जी, जब आप बता रहे हैं आप कि जब आप छात्र राजनीति में थे तो वीरभद्र सिंह जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आप उनको देखते होंगे। उस समय आपके लिए आइडल कौन था आपका कांग्रेस पार्टी में, अगर बात करें तो? नहीं देखिए, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, वीरभद्र सिंह जी से, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम था। और जब मैं पहली बार होली लॉज गया, मैंने डॉक्टर परमार को भी उस समय देखा वहाँ। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर परमार हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आनंद शर्मा जी का बहुत बड़ा रोल उन दिनों जो है युवा आंदोलन में रहा है। तो ये सभी लोग ऐसे थे जिनसे कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों के सानिध्य में मुझे जो है बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर वो वक्त भी आया जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और आप मुख्यमंत्री थे और आप प्रदेश अध्यक्ष भी बने, आपको काम करने का मौका मिला साथ में। देखिए, लेकिन कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि उस समय रिश्ते इतने मधुर नहीं थे आपके और वीरभद्र सिंह के। तो क्या जो एक ये धारणा है कि कुलदीप सिंह राठौर एक अलग हाईवे लेकर चलते थे, वीरभद्र सिंह अलग हाईवे पर होते थे, तो कितना इसमें किस तरह से आपने संबंध जो है वो ठीक किया, क्योंकि बाद में आपके संबंध काफ़ी बेहतर भी रहे उनके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बनती है। एक समय मैं उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा, मैं उनसे अलग नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा बीच में एक समय ऐसा आया कि थोड़ा सा गैप हुआ, क्योंकि मैं वकालत भी कर रहा था संगठन के साथ। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी, लेकिन वो मनभेद नहीं था। मतभेद कुछ इश्यूज़ पे हो सकता है कि ये लगा होगा, ये महसूस हुआ होगा कि मैं कुछ अलग लाइन पे चल रहा हूँ, या प्रदेश में भी कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ जो है बनी। लेकिन मैं उनका हमेशा मान सम्मान करता रहा। पार्टी में मैं उस समय भी कई महत्वपूर्ण पदों में रहा, लेकिन जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, उनका भी सहयोग रहा। और उसके बाद उनका जो रोल था वो बहुत सार्थक था। आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने, उससे पहले का एक दौर था जब आप कुल मिलाकर के करीब हिमाचल की राजनीति को बाय बाय करके चले गए थे और वकालत में आपने पूरा फोकस किया। तो आपको क्या लगा था उस समय कि आपने, देखिए आप बता रहे हैं कि छात्र राजनीति से लेकर आप लगे रहे पॉलिटिक्स में, आपका रेगुलर जो है आप किसी न किसी पद पर रहे, काफ़ी अहम पदों पर रहे। अचानक से ऐसा दिल में क्या आया कि नहीं यार अब राजनीति नहीं देखिए, मुझे ये लगा, क्योंकि मैंने हमेशा
जो है संगठन के हित में काम किया, बड़े खुले मन से काम किया, ईमानदारी से काम किया। लेकिन वो जो चाटुकारिता वो कहीं आसपास जो है मेरे व्यक्तित्व में नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा कि किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं, चाटुकारिता करके आगे बढ़ते हैं, तो मैं उसे कोसों दूर था। और मुझे लगता है कि राजनीति में इन बातों का नुकसान भी होता है। और आप स्पष्ट बात करते हो, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बड़े नेताओं को कई बार अच्छा नहीं लगता। तो शायद मुझे लगा कि मेरे ये जो, उनको आप गुण बोलें या अवगुण बोलें, मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे रास्ते में अवरोध है। तो मुझे लगा कि मुझे राजनीति से अलग होना चाहिए। और मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपना ब्रीफ केस पैक करके चंडीगढ़ चला गया। उस समय मैं भारत सरकार का भी वरिष्ठ अधिवक्ता था, और मैं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में आर्मी का जो है वरिष्ठ अधिवक्ता था। तो मैंने वकालत शुरू की, लेकिन मंजूर वही होता है जो भगवान को होता है। और ऐसी परिस्थितियां बनी, जो आदमी 4 साल के लिए राजनीतिक परिदृश्य से बिल्कुल गायब हो गया, ऐसी परिस्थितियां बनी। आपको उस समय लगा होगा कि अब मेरी एंट्री वापस नहीं हो सकती संभवतः राजनीति में? नहीं, मैंने सोच लिया था कि मुझे राजनीति में नहीं आना है। मुझे लगा कि मुझे अब वकालत ही करनी है, क्योंकि अपनी जिम्मेवारियां भी होती है, आपके परिवार की जिम्मेवारियां होती है, दूसरी जिम्मेवारियां होती है। तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, कि मुझे निकल जाना चाहिए। और मैंने प्रयास किया 4 वर्ष। लेकिन रीज़न कौन था, कौन सा नेता था रीज़न की? होता है ना कि डिमोरलाइज हो गए अब हम। नहीं, देखिए, कुलदीप राठौर को कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, कोई नहीं कर सकता। अगर मुझे मेरी एक नेचर है कि अगर मुझे कोई दबाने का प्रयास करेगा तो वो तो मैं सहन करने वाला नहीं। लेकिन मेरे मन में खुद इच्छा थी, ये नहीं था कि मुझे किसी ने दबाने का प्रयास किया था। मुझे लगा कि बहुत हो गया, कितने साल में पार्टी का महासचिव रहा, औरों को मौका मिलना चाहिए। और क्योंकि उस समय चुनाव लड़ने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरे मन में नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो वकालत में मैंने फोकस किया। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मैं उन राजनेताओं में नहीं हूँ, आज की परिस्थितियों में कह सकता हूँ, जो राजनीति को अपना धंधा या व्यवसाय समझते। मैंने कभी नहीं समझा, आज भी नहीं समझता। मुझे लगा कि मुझे पूरी तरह से वकालत करनी है, और मैंने राजनीति को कभी अपना व्यवसाय नहीं बनाया। आप कह रहे हैं कि इग्नोर्ड एक तरह से हो गए थे आप उस समय? इग्नोर, तो क्या नहीं, इग्नोर नहीं हुआ था। हाँ। इग्नोर नहीं हुआ था। देखिए, जब आपको लगता है कि आप जिस ढंग से काम करना चाहते हो, आप उस ढंग से नहीं कर पा रहे हो। कहीं इसकी वजह ये भी थी, क्योंकि कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, शिमला से ताल्लुक़ रखते आनंद शर्मा, जिनका आपने जिक्र भी किया, उनसे उनके बेहद करीबी थे। कुलदीप राठौर जो है वो कहा जाता है कि हिमाचल में राइट हैंड होते थे आनंद शर्मा में। आनंद शर्मा के साथ मधुर संबंध तो एक वजह नहीं बने कि दूसरा खेमा जो था, क्योंकि वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा आमने सामने थे, तो उस समय ऐसा भी लगा कि आप उनके क्लोज हैं, तो एक पॉलिटिकल कह सकते हैं कि एनिमी के रूप में आपको देखा गया अपनी ही पार्टी में। नहीं, देखिए ऐसा है, राजनीति में संबंध और व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध दोनों अलग अलग बातें। देखिए, व्यक्तिगत संबंध तो हमारे किसी से भी हो सकते हैं, पार्टी के अंदर भी हो सकते हैं, पार्टी से बाहर भी हो सकते हैं। अब जो पार्टी से बाहर हैं, उनमें भी आज भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक राजनीतिक संबंध होते हैं। मेरे व्यक्तिगत संबंध कभी किसी से खराब नहीं हुए। देखिए, राजनीति में आप जानते हैं कि कई बार इस तरह की परिस्थितियां जो है बनती है। अब मैं दोष दूं कि अमुक व्यक्ति की वजह से मेरे संबंध खराब हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे जो है राजनीति से हटकर पूरा समय वकालत में देना है, और मैंने वकालत में दिया। और 4 साल तक मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं गया। अच्छा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी, भगवान को मंजूर था, ऐसे हालात बने कि मुझे दिल्ली में बुलाया गया।
राहुल गांधी जी ने मुझे बुलाया, मुझसे बात की। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी क्या सोच थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे जो पुराने साथी है या हिमाचल मतलब से। आप ये कह रहे हैं कि जो 4 साल के गैप के बाद आपको फिर राहुल जी गांधी जी ने जी दिल्ली जी जी बुलाया। जी। और ऐसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी संगठन के अंदर, क्योंकि उस वक्त गुटबंदी चरम सीमा पे थी। शायद पार्टी आलाकमान ने सोचा कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो अम्बिशियस नहीं है, जो संगठन का व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, जो संगठन को हिमाचल में खड़ा कर सकता है। और मैंने उन परिस्थितियों में काम किया जो बहुत विकट थी। आपसे पहले अध्यक्ष कौन थे? मेरे से पहले वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह जी, वो अध्यक्ष थे, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद मुझे बनाया गया। फिर उस समय कुर्सियां भी बहुत चली कांग्रेस दफ्तर में। हाँ ठीक है, जिस दिन मैं बना, हो सकता है कुंठा हो कुछ लोगों में, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो शायद पहला और अंतिम परिदृश्य रहा। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी में अनुशासन बनाया, और कहीं भी आपने देखा होगा अनुशासनहीनता को मैंने बर्दाश्त नहीं किया। पूरी कांग्रेस इकट्ठे होकर चली, चाहे हमारे बड़े लीडर माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी हों, विद्या स्टोक्स जी हों, पंडित सुखराम जी की वापसी हुई, विद्या स्टोक्स जी और जितने तमाम बड़े नाम थे वो सब इकट्ठे हुए, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो है ज़बरदस्त वापसी हुई। अच्छा, वीरभद्र सिंह के साथ भी आपने काम किया। कहा जाता है कि वीरभद्र सिंह, आज भी ये कहा जाता है कि पार्टी से ऊपर अगर कोई नेता पैदा हुआ हिमाचल प्रदेश में तो वो वीरभद्र सिंह थे। तो कितने इसमें इस बात में दम है? क्योंकि 2012 के आसपास शायद जब उन्हें ये कहा जा रहा था कि अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो एक पावर शो भी किया था उन्होंने शिमला में आइस स्केटिंग रिंक में, जिसमें तमाम विधायक भी उस समय वहाँ पर रहे जो उस समय कांग्रेस पार्टी के जीते विधायक थे, हालांकि विपक्ष में थे। तो कितना दमदार शख्सियत या नेतृत्व रहा वीरभद्र सिंह का कि वो कांग्रेस पार्टी से भी ऊपर वाले नेता माने जाते रहे। क्या एक उनकी पर्सनैलिटी थी और क्या आपकी यादें उनके साथ? देखिए, मुझे तो मैं जैसा पहले कहा कि एक छोटी उम्र में मैं उनके संपर्क में आया, आई वॉज टीनेजर, तो मैंने तो उनको बहुत नज़दीक से देखा है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी जैसी शख्सियत शायद सदियों में एक बार पैदा होती है। वो लोगों की नब्ज़ को समझते थे, वो कार्यकर्ताओं की नब्ज़ को समझते, और उन्होंने हमेशा हिमाचल की जनता और कार्यकर्ताओं पे भरोसा किया, और तभी उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई, और 6 बार मुख्यमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है। ये वीरभद्र सिंह ही ऐसा करिश्मा कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो हाई कमांड है उनके साथ बेहतर संबंध नहीं थे वीरभद्र सिंह के। नहीं, देखिए, ये बात सही है। जब किसी भी नेता का व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है टकराव होता है। अब उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, तो मुझे लगता है कि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो टकराव जो है होता रहा है। अच्छा, अब आपने कार्यकर्ताओं की बात की, लेकिन अब कार्यकर्ता जो है वो सामने आ रही बातें हैं, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए देखें या बीच बीच में बयानों के ज़रिए देखें नेताओं के। कार्यकर्ता जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ताओं का गुस्सा, कार्यकर्ताओं की नाराज़गी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क्या वजह है इसकी कि कार्यकर्ता जो है वो संभल नहीं पा रहे हैं? क्या वजह क्या है कि नाराज़गी जो है इतने ज़्यादा बढ़ रही है? क्योंकि अब बीजेपी भी ये कह रही है कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, कई कांग्रेस के लीडर सामने आकर कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है वो खुश नहीं है। वजह क्या है, आप क्या मानते हैं? देखिए, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। क्योंकि मैं तो NSY युवा कांग्रेस और नहीं, पर आप पार्टी, तो अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, मैं कांग्रेस का NSY का अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस, उसके बाद प्रदेश का अध्यक्ष रहा। तो मैं कार्यकर्ताओं की नब्ज़ को अच्छी तरह समझता हूँ। देखिए, मैं तो हमेशा ये बात कहता आया हूँ कि जब हम सत्ता से बाहर होते हैं, कौन लड़ाई लड़ता है? कार्यकर्ता लड़ते हैं। वही कार्यकर्ता जो आपके साथ हर आंदोलन में खड़े होते हैं। जब मैं पार्टी का
अध्यक्ष था, पार्टी का अध्यक्ष था, तो उस समय हम सत्ता से बाहर थे। मैंने NSY में भी देखा है कि उस वक्त भी हम सत्ता में नहीं थे। मेरे ऊपर उस समय दर्जनों केस बने, अभी भी दर्जनों केस बने, मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे जो है केस बने, और अभी भी अदालतों में केस चल रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे चल रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की आशा होती है कि जब सरकार बने तो कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई हो, और मुझे ये लगता है कि शायद जब हम सत्ता में आते हैं तो उन कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो लोग उस समय कहीं नहीं होते। हमेशा मैंने कई बार देखा है, ये आज की परिस्थिति नहीं है, पहले भी मैंने देखा है कई बार कार्यकर्ता इग्नोर होते हैं। और बहुत सारे तो कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो जिनके जो दरवाजे हैं सत्ता के दरवाज़ों तक वो नहीं पहुंच पाते, और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में हताशा आती है। क्योंकि एक ऐसा वर्ग राजनीति में जिसको हम कह सकते हैं कि वो मौसम विज्ञानी है, उनको पहले ही एहसास हो जाता है कि क्या मौसम आने वाला है। जब मौसम पतझड़ का हो वो नज़र नहीं आएंगे, जब उन्हें लगेगा कि नहीं बसंत ऋतु आने वाली है तो वो सक्रिय होना शुरू होंगे। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? अब तो पतझड़ भी हो गया, अभी तो बसंत ही है, क्योंकि सत्ता में है तो बसंत तो है ही है। तो उस समय लेकिन ये कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से नाराजगी है, ज़्यादातर यही बातें सामने आ रही हैं। देखिए, वाकई में ऐसा है? मेरा ये मानना है कि जो जेन्युइन कार्यकर्ता है वो समझता है कि कौन से काम हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। कई बार होता है कि सारे काम नहीं होते हर कार्यकर्ता के, लेकिन उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसके नेता ने उसके लिए कोशिश की है, और भरसक प्रयत्न ये होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं के जो है काम हो। लेकिन वीरभद्र सिंह कार्यकाल में तो कार्यकर्ताओं की ऐसी नाराज़गी कभी सामने आई नहीं है, जब सरकार होती थी तब खास तौर। देखिए, छुटपुट तो उस वक्त भी होती थी, ऐसा नहीं है कि उस वक्त। लेकिन अभी एक बाढ़ कह सकते हैं उस वक्त खास तौर पर सोशल मीडिया पे अगर आप देखें। देखिए, उस समय और आज में थोड़ा अंतर है। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है। आज जो व्यक्ति हताश होगा, जो कार्यकर्ता हताश होगा, वो शाम को हताशा में कुछ ना कुछ लिखेगा और वो पब्लिक हो जाएगा। और पहले कोई इस तरह की बात नहीं थी, अगर निराशा होती भी होगी वो खुलकर सामने नहीं आती थी। लेकिन कार्यकर्ता, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी है, और निश्चित बात है कि इलेक्शन समय में अपने अपने नेताओं के लिए वो काम करते भी हैं, तो आपको लगता है कि ये नाराज़गी, क्योंकि अब चुनाव को करीब 1.5 साल बचा है और अगले साल इलेक्शन ईयर भी शुरू है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए कार्यकर्ताओं की नाराज़गी कितनी खतरनाक हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, किसी भी नेता की इतनी ताकत नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। अगर मैं हिमाचल में संगठन को बना पाया, उसके पीछे कार्यकर्ता थे, उनका सहयोग था, अन्यथा मैं संगठन को नहीं चला सकता था। अगर आज कार्यकर्ताओं में कोई इस तरह की बात है, निराशा है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनसे बात करें, खुले मन से बात करें। और कार्यकर्ता को निराशा कब होती है? जब वो देखता है कि जो पतझड़ के मौसम में साथ है वो कहीं नहीं है, बसंत ऋतु वाले पहुंच गए, तो उन्हें लगता है कि ये लोग कहाँ से आ गए, और वो आके अग्रिम पंक्ति में बैठते। ये देखना तो हमारा काम है ना, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका काम है देखना कि किस व्यक्ति को कितना महत्व देना। आपके काम हो रहे हैं? देखिए कि मेरे हो रहे हैं, जो जायज़ काम है वो हो रहे हैं, नाजायज़ काम लेके मैं जाता नहीं। लेकिन जो जायज़ काम है, क्योंकि मैं इलेक्ट होके आया हूँ, इतने लोगों की जो भावना है मेरे साथ जुड़ी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं हूँ। अगर मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी है, और मैं तो इतने साल का मेरा अनुभव है, वकालत का अनुभव है, मैं सारी बातें समझता हूँ। जितने अधिकारी हैं मेरी बात को सुनते हैं, जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी सुनते हैं। मुझे मालूम है कि नाजायज़ बात मुझे लेके नहीं जाना है, अब जो जायज़ बात है उसके लिए तो लड़ना है।
उसके लिए मैं किसी भी अपने लोगों के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ। और आपने देखा होगा मैं मुखर होता हूँ, विधानसभा के अंदर भी मुखर होता हूँ। हम आए क्यों हैं विधानसभा में? अगर हम इलेक्ट होके आए हैं तो हम उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जिनकी आवाज़ को हमें विधानसभा में बुलंद करना है। उनकी आवाज़ है हम इतनी जनता की आवाज़ है। यही तो वजह है कि जो आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है ठियोग विधानसभा क्षेत्र, आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता साथ होने चाहिए। यही वजह है कि क्या यही वजह है कि जो नारकंडा में जो इलेक्शंस हुए उसमें निर्विरोध जो है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए गए, और जहाँ तक मुझे जानकारी है ये हिमाचल की इतिहास में इस तरह का पहली बार हुआ है। नहीं तो गुत्थम गुत्था जो है बहुत होती है इस तरह के चुनावों में ख़ास तौर पर। नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक है। अभी नारकंडा में जब चुनाव थे तो उससे पूर्व मैंने सभी लोगों को बुलाया, जो समाज में विभिन्न वर्गों के लोग थे उनको मैंने बुलाया। उन्हें मैंने कहा कि आप बैठ के निर्णय करें और सर्वसम्मति से चुनाव करें। आप दलगत राजनीति को छोड़कर आप जो है कॉन्सेंसस बनाइए। देखिए मुझे राजनीति में जोड़ने की कला आती है, तोड़ने की कला नहीं आती। जोड़ने की कला में मैं माहिर हूँ, हमेशा मैंने करके दिखाया। राजनीति करने के दो तरीके हैं, या आप राजनीति जोड़ के करें या आप राजनीति तोड़ के करें। जब आप जोड़ के करते हो तो कई बार आपको हो सकता है व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो, लेकिन पार्टी को और समाज को फ़ायदा होता है। जब आप तोड़ के राजनीति करते हो तो समाज को नुकसान होता है, पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन कई बार हो सकता है आपको व्यक्तिगत फ़ायदा हो। मुझे व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं देखना। मेरी बात का असर हुआ, तमाम लोग बैठे और जितने भी पार्षद हैं वो निर्विरोध चुन के आए। उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात आई, उसके बाद फिर बैठे, मैं उनके बीच में बैठा और बिल्कुल निर्विरोध होकर जो है चुनाव हुए। और मुझे लगा इट इज़ ए हिस्ट्री, पहली बार हुआ और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक नगर पंचायत निर्विरोध चुन के आई है। हालांकि पंचायतें तो आती हैं, हमारी भी काफ़ी पंचायतें आई हैं, लेकिन नगर पंचायत नगर परिषद बहुत मुश्किल है। तो ये एक अच्छा संदेश हमारे क्षेत्र से जो है आपके लिए पॉजिटिव साइन बिल्कुल पूरे प्रदेश में गया कि इस तरह भी होता है कि लोग दलगत राजनीति से हटकर इस तरह का फैसला करते हैं। अच्छा, आप भी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश में। वर्तमान में भी अभी अध्यक्ष विनय कुमार जो उनको बनाया गया है यहाँ पे, कितनी उनकी अवेलेबिलिटी रहती है? क्योंकि दिखते ज़्यादा है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी या कुछ और भी ज़्यादा होते ही नहीं है, सोशल मीडिया पे भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो बतौर अध्यक्ष किस तरह का होना चाहिए अध्यक्ष को, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी आपको लगता है कि वाकई में संगठन मजबूत हुआ है पहले से, क्योंकि आपके समय से और अब में अगर देखा जाए तो? देखिए, अब उनकी कार्यशैली पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी संगठन में उन्होंने काम किया और वरिष्ठ विधायक हैं और मेरा कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पार्टी कार्यालय में भी तभी जाता हूँ जब कोई मीटिंग हो, और अननेसेसरी मैं कभी जो है आम कार्यकर्ता जा सकता है क्या उनसे मिलने? नहीं, वो जाता ऐसा नहीं है। वो बड़ी सिंपल पृष्ठभूमि से निकल के आए, ऐसा नहीं। कार्यकर्ता जाते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन बात यही आती है कि सबकी कार्यशैली में फ़र्क होता है। लेकिन स्वभाव से बहुत सिंपल से हैं। हाँ, तो बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि क्योंकि राजनीति में देखा गया है उनको शुरू से ही बड़े सिंपल स्वभाव के रहे हैं वो, तो आगे बात पहुंचाने में किस तरह का रोल है उनका भी, और कार्यकर्ताओं की बात सुनने में क्या उनका किस तरह का रोल रहता है? क्या कार्यकर्ता खुश हैं? देखिए, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था उस समय उन्होंने मेरी टीम में काम किया, और अब जहाँ तक उनकी कार्यशैली का प्रश्न है, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है। जो मुझसे पूर्व अध्यक्ष थे उनका काम करने का तरीका अलग था, उनसे जो पूर्व थे उनका अलग था, मेरा बिल्कुल अलग है। आप क्योंकि अध्यक्ष रहे हैं, आपको दिख रहा है ये चीज़ें। क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है अभी? देखिए, मुझे लगता है कि अध्यक्ष बने, प्रयास तो करें, लेकिन जब आप अध्यक्ष होते हैं
तो आप एक कई तरह के दबाव होते हैं, प्रेशर्स होते हैं। अब उन प्रेशर से, उन दबावों से कैसे निकलना है, वो तो व्यक्ति को खुद करना होता है। दबाव किसके रहते हैं मुख्यतः? रहते हैं कई बार संगठन के दबाव रहते हैं, और आज सत्ता में भी है, सरकार है, वहाँ से भी दबाव रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इट इज़ ए आर्ट, संगठन चलाना एक कला है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबकी अपनी अपनी कला होती है। अब वो अध्यक्ष बने, उनका पूरा प्रयास होगा मैं संगठन को मजबूत करूं, और अपना प्रयास समय भी दे रहे हैं। अब क्या रिजल्ट आता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। किन्नौर का मुद्दा बहुत छाया हुआ है आजकल कांग्रेस में। जो वर्तमान में मंत्री हैं, किन्नौर से विधायक हैं, वो ओपनली बोलते हैं कि मंच पर जो किन्नौर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, निगम भंडारी, उन पर तीखी टिप्पणी पहले भी की, अभी भी जारी है। तो यहाँ पर रिजेंटमेंट जो है आपसी नेताओं की बढ़ रही है, तो ये कितना घातक हो सकता है पार्टी के लिए? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के स्लीपर सेल है। निगम भंडारी को उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है। देखिए, अब इस बारे में मैं कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हूँ। डिसिप्लिनरी कमेटी के नहीं, अध्यक्ष ठीक है। अब जब तो आप मानते हैं कि ये थोड़ा डिसिप्लिन से, पार्टी के डिसिप्लिन से ये चीज़ें बाहर जाती हैं? देखिए, मैं अनुशासन समिति का अध्यक्ष हूँ। अभी मैं कोई इस पर टिप्पणी करूँगा तो कल को लगेगा कि मैं प्रेजुडिस हूँ, तो इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी करने में आज की तारीख में असमर्थ है। संगठन में अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मतभेद हो, उन मतभेदों को हमें जो है जनता में नहीं लाना चाहिए, ये मेरी सोच है। मतभेद और खुंदक में बड़ा फ़र्क है राठौर जी। मतलब देखा जा रहा है जिस तरह से वो, अब ये बातें सामने आ ही रही हैं कि जो एक ओपन बात हो गई, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर रहती है, ये बातें तो पॉलिटिकली बोलने के लिए अच्छी लगती है कि मतभेद या मनभेद, लेकिन अगर मनभेद की बात कर ली जाए तो वो सामने चीज़ें जो है अब आ रही हैं, क्योंकि ओपनली जो बात हो रही है सबके सामने, खुले मंच पर, एक ही मंच पर, तो वो फिर बात पार्टी पर आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाती है। नहीं, देखिए, इसके लिए तो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके संज्ञान में ये बात है, और भी इस तरह के कई मसले होंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें इंटरवीन करना चाहिए, उन्हें जो है बुलाकर बात करनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे ऐसी बात ना हो। क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी, उस बात का आकलन होना चाहिए। ये काम मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से हमारे जो, आप भी जानते हैं उनको, आपको भी स्वाभाविक रूप से थोड़ा पता ही होगा परिस्थितियाँ ऐसी क्यों बनी होंगी वहाँ पर। नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो भी परिस्थितियाँ बनी, लेकिन घातक तो होता ही है ना। कोई अगर कोई बड़ा नेता और ख़ास तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को आगे किया है और ऐसा टकराव ओपनली, अब तो हर जगह दिख ही रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये मामला पार्टी जो आला कमान है उनके संज्ञान में भी है, और अभी तक मेरी इस विषय में किसी से बात नहीं हुई है ना मेरे। लेकिन अनुशासनहीनता आप मानते हैं इस चीज़? नहीं, अभी मैं आई कांट कमेंट जस्ट नाउ। जब ये मैटर कल को अगर कहीं हमारे स्मोक आता है तो उसमें देखेंगे। सो मोटो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आई कांट, क्योंकि अभी तक मेरे, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। एक मसला और आया था नीरज भारती का, तो आपने उस पर कोई फैसला भी दिया था। इतनी भी क्या नाराज़गी बढ़ गई, क्योंकि वो तो सीपीएस भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनके पिताजी जो हैं वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उस बावजूद उसके ओपनली जो है वो बातें कर रहे हैं। अटैची की बात कर ली, या फिर बाकी और आरोप भी जो लगा दिए, सूबे के मुखिया पर भी आरोप लगा दिए। तो ऐसी क्या रिजेंटमेंट जो है वो इतनी बढ़ गई उनकी कि उनको ये कहना पड़ा, और फिर बाद में पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया आपने? क्या मुझे लगता है कि अब इस मामले पे पार्टी में चर्चा बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो एक्शन था वो सब ने सर्वसम्मति से लिया। अब इसके बाद ये बात मुझे लगता है बंद हो जानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप खुद भी बागवान हैं, और एक अगर एप्पल बेल्ट की बात कर ली जाए तो ठियोग, नारकंडा, ये बहुत एक रिच बेल्ट कह सकते हैं एप्पल की। लेकिन बागवानों की नाराज़गी जो है वो सामने ये भी आई है, और आपके ध्यान में भी ये बात आई होगी कि जो सब्सिडी मिलती थी
हेल नेट पर या बाकी चीज़ों पर, दवाइयों पर वो सब्सिडी नहीं मिल रही है बागवानों को। तो एक कह सकते हैं कि सेब पहचान है हिमाचल प्रदेश की। एप्पल जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अलग पहचान बनाता है। तो बागवान इतने नाराज़ क्यों हैं, क्यों सब्सिडी जो है वो बंद की? क्या आपने ये मामला उठाया सरकार के समक्ष? देखिए, इस वक्त जहाँ तक बागवानी की बात है, हम बहुत संकट से गुजरे हैं। एक तरफ जो केंद्रीय सरकार के फैसले हैं उनका बहुत ज़्यादा दबाव है। अब जिस तरह से अभी हमारा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा यूरोपियन यूनियन से हुआ, न्यूजीलैंड से हुआ, उसमें हमारा जो आयात शुल्क था वो 50 से घटाकर 25 और 20% किया गया। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी अमेरिका के साथ भी हमारा जो है समझौता हुआ है, अब उसकी डिटेल आनी बाकी है। और जहाँ तक हमारी सूचना है, जो अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव है कि 0% किया जाए। अगर अमेरिका के दबाव में हम काम करते हैं, और जैसे कि आज परिस्थिति बन रही है, उसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कि अमेरिका आज भारत पे बहुत हावी है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं वो हमारे देश की हमारी जो सोच है उसके अनुकूल नहीं है। वो तो अपने ढंग से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो हमारी बागवानी संकट में आ जाएगी, क्योंकि अगर बाहर से सेब बहुत ज़्यादा यहाँ आएगा तो हमारे सेब के जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी। और मैंने इस मामले की गंभीरता को समझा और मैं विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया, उस पर चर्चा भी हुई। जो मैं बिल लेके आया उसका समर्थन हमारे जो रोहित ठाकुर जी हैं उन्होंने भी किया। हमारे जो बरागटा जी हमारे रोडू से एमएलए उन्होंने किया। शिमला के विधायक है वो भी उसके समर्थन में बोले। कुछ भाजपा के लोग बोले और भाजपा के कुछ लोगों ने बड़ा मैं न्यूट्रल होकर बात की और कुछ ने विरोध भी किया। अब जिसने विरोध किया उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, जो गलत था। उसके बाद वो ध्वनि मत से पास हुआ और आज हमने जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेजा। और जब कोई विधानसभा कोई भी प्रस्ताव पारित करती है वो पूरे प्रदेश की आवाज़ होती है, किसी सरकार की या किसी दल की आवाज़ नहीं होती। तो हमें तो उम्मीद है कि जो हमने प्रस्ताव पारित किया है उसका कहीं ना कहीं असर होगा। और इस मुद्दे पे मैंने विधानसभा में भी बात कही। जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो भी सेब बहुल क्षेत्र से आते हैं, हमने उनसे भी गुजारिश की कि आप भी इस मामले को उठाएं। और अब सेब खाली जो है अपर शिमला या कुल्लू में नहीं होता, अब तो हमारे लोअर एलिवेशन है। मैंने तो आंकड़ों के साथ बात कही, आज तो बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा में सेब पैदा हो रहा है। तो आज हमारी 5,000 करोड़ की आर्थिकी है। इस आर्थिक को हमें बचाने की, लेकिन वही मेरा सवाल था, उस पे आ रहा हूँ मैं, आपके सवाल पे आ रहा हूँ मैं। और ये आपने कहा कि जो सब्सिडी है वो बहुत सारी योजनाएं थी जो केंद्र नीति थी, उसमें केंद्र की इंटरवेंशन रहती थी, लेकिन केंद्र से वो पैसा आया नहीं। केंद्र हिमाचल के साथ भेदभाव कर रहा है। जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था वो बंद हुआ, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हिमाचल को। और मुझे दुख इस बात का है क्योंकि मैंने विधानसभा में भी ये बात कही कि उससे पूरे हिमाचल की आर्थिकी को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है, क्योंकि बंद हुआ है तो हिमाचल की जनता को नुकसान है। लेकिन हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो अपनी आवाज़ को दिल्ली में नहीं उठा पाए। तो जो आपने ये कहा कि मंडी मध्यस्थता योजना है, उसमें हमें केंद्र की मदद मिलती थी, वो मदद नहीं मिली। लेकिन अभी सरकार, लेकिन ये तो स्टेट की नहीं मिलता है उसमें, लेकिन अभी सरकार ने प्रयास किए। हालांकि आप जानते हैं कि अभी हिमाचल में आर्थिक परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन आप बागवानों की जिस तरह से आवाज़ मैंने उठाया, मैंने बात की, मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न पूछा कि हमारी जो पेमेंट्स हैं जो अभी पेंडिंग है वो होनी चाहिए। तो सरकार ने अभी जो है शुरुआत की है और आगे भी मैं देखता हूँ कि कितना
इस पे अमल होता है। अगर अमल नहीं होता तो मैं फिर से इस आवाज़ को मैं उठाऊँ। लेकिन सरकार तो कहती है कि पैसा है ही नहीं शुरू से। नहीं, अभी किया है, सरकार ने किया है कुछ फंड, काफ़ी फंड सरकार ने रिलीज़ किया है। तो आगे भी देखेंगे, अगर कमी रहती तो निश्चित तौर पे हम इस मामले को उठाएंगे। अच्छा, मैंने आपका जो पिछला पॉडकास्ट किया था, मैंने पूछा था आपको कि आप उस समय सीएम की दौड़ में थे जब इलेक्शन हुए, आपका नाम भी कहीं ना कहीं सामने था, क्योंकि आपके व्यक्तिगत संबंध जो हैं वो भी जो है वो छुपे नहीं हैं किसी से। तो आपने कहा था कि अगर मैंने सीएम बनना होता तो ये जो सीएम की दौड़ में थे उस समय, मैं सबको निपटा देता। तो आज भी आप उस बयान के साथ मुझे लगता है वो उस समय की बात थी, मैंने कह दी, मुझे दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि लेकिन आप खुद को कहाँ देखते हैं आने वाले समय में? कुलदीप राठौर अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, राजनीति में आपके हाथ में नहीं होता। मेरे हाथ में ये नहीं था कि मुझे राजनीति में आना है, फिर मेरे हाथ में ये नहीं था कि मुझे वकालत में जाना है, फिर मेरे हाथ में ये नहीं था कि मुझे राजनीति को अलविदा करने के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष बनना है। और मैंने चुनाव लड़ने की नहीं सोची थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और जनता ने हाथों हाथ लिया। और लेकिन मेरी मंत्री पद की कोई इच्छा नहीं। लेकिन विधायक बनने के बाद कहते हैं कि एक इच्छा जाग जाती है आगे, चलो मंत्री तक पहुंचना है या मुख्यमंत्री की परिस्थितियां। नहीं, देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस ने बहुत मान सम्मान दिया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, बुलाकर अध्यक्ष बनाया, और जिस दिन मैं हटा 24 घंटे के अंदर मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जिम्मेवारी दी। ये बहुत बड़ा मान सम्मान है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता ने मुझे चुन के भेजा। मेरे कुछ एजेंडे हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, वो मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सफलता मिली। बागवानी और टूरिज़्म को लेकर मैंने जो मेरा एजेंडा था चुनाव में, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। टूरिज़्म में क्या हुआ है वहाँ? अभी देखिए, टूरिज़्म में नारकंडा में विश्व स्तरीय स्केटिंग रिंक बन रहा है, उसका काम शुरू हो गया। जब वो बनेगा उसके बाद आपने देखना हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत आगे बढ़ेगी। अभी नाबार्ड में हमने जो नारकंडा हाटू रोपवे है उसको भी डाला है, एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। अब जब हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो निश्चित तौर पे हम मंजिल तक पहुंचेंगे। उसके अलावा हमारी सड़कों की स्थिति ठीक नहीं थी, उस पर भी काम हो रहा है, बहुत सारे काम हुए हैं। उन कामों को मैं यहाँ गिनाना नहीं चाहता। जो विकास के काम रुके पड़े थे, उन कामों को मैंने जो है रफ्तार दी है, क्योंकि मेरा जैसा कहा कि एजेंडा लोगों के लिए, जो मेरा एजेंडा वो लोगों के लिए, व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। यूनिवर्सल कार्टन मेरा इनिशिएटिव था, आज तक नहीं आया। कोशिश हुई, कांग्रेस की सरकार में पहले भी कोशिश हुई, लेकिन यूनिवर्सल कार्टन आया। बागवानों का जो शोषण होता रहा है वो बंद हुआ। अभी बहुत सारे एजेंडे, उन पे मैं काम कर रहा हूँ और अभी देखते हैं आगे। जो भी मेरा काम कर्म करना है, मैं कर्म कर रहा हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत आशीर्वाद है, जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ उस काम में मुझे सफलता मिलती है। वो इसलिए मिलती है कि मेरा मन साफ है, जो मेरे दिल में होता है वो मेरे बाहर होता है। मैं दोगली बात में कभी विश्वास नहीं रखता। आगे जो भी परिस्थिति होगी, जो परिस्थितियों को मंजूर होगा, वो जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, और जो मंजूर होगा वो ठीक होगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर हर विकल्प खुला है। इच्छा है, मैंने कहा व्यक्तिगत इच्छा से नहीं होता, लेकिन आई एम ए कॉम्पिटेंट। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बनती है तो मैं किसी भी जिम्मेवारी के लिए तैयार हूँ, एंड आई एम कॉम्पिटेंट। आई कैन रन एवरीथिंग। जब मैं संगठन चला सकता हूँ इतने साल, तो देखते हैं क्या परिस्थितियां बनती है। लेकिन छीना झपटी से नहीं होगा, छीना झपटी से नहीं होगा। जो होगा वो समय पे छोड़ दिया। 2027 में चुनाव हैं, निश्चित रूप से आप कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। दावा तो आपको ये रहेगा कि हम फिर से बनाएंगे सरकार। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जो लगता है, क्योंकि हमने कार्यकर्ताओं पे भी बातचीत की, कई और मुद्दों पे बातचीत की, मुद्दे कहीं हैं, कर्मचारियों के अलग मुद्दे हैं या युवाओं के अलग मुद्दे हैं, वो चले हुए हैं, सब आगे सरकारों के साथ साथ वो भी चलते हैं।
लेकिन खामियां आपको कौन कौन सी लगती हैं? क्योंकि इस बार चुनौती तो बहुत रहेगी, क्योंकि हिमाचल में तो ट्रेंड रहा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो आपको क्या लगता है किन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है, ताकि एक एक स्थिति ऐसी बन जाए कि कहीं ना कहीं पार्टी पहुंचे कम से कम? देखिए, अगर कोई कमियां होंगी तो क्योंकि ये संगठन के अंदर की बात है, नहीं, ये क्योंकि सरकार की बात। नहीं नहीं, अगर मैं आज कोई बात बोलता हूँ वो विपक्ष के लिए मुद्दा होगा। अगर कोई कमियां होंगी वो हम घर नहीं, के आप अंदर अगर इसमें अगर नहीं वो नहीं नहीं, बोलना नहीं चाहते हैं कि जहाँ बता दें। जहाँ भी मैं करता हूँ, अगर जहाँ मुझे लगता है कि हमें बेहतर करना है तो मैं संगठन पार्टी के अंदर। लेकिन दावा क्या है फिर? मैं चलिए दावा ही पूछ लेता नहीं हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हिमाचल में कांग्रेस कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। अगर हम मिलजुल के काम करते हैं, अच्छा, आपको लगता है कि हिमाचल में कांग्रेस मजबूत है अभी? मिलजुल के हम काम करते हैं। देखिए अभी हमारे तो पास 3.5 साल हो गए हैं नहीं, सरकार देखिए हमारे पास 1.5 साल का समय है। तो काफ़ी होगा 1.5 साल। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अंतिम चरणों में ही काया पलटी जाती है। अब देखते हैं उस वक्त की क्या परिस्थितियाँ। ये ठीक है, हर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो हो काया सकता है। पलटने के नहीं लिए नहीं नहीं, कोई मैं मूल बोल रहा हूँ, मंत्र मैं भी आ होगा? रहा हूँ उस पर। हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार की रहती है, लेकिन जो भारत सरकार है उनकी भी तो एंटी इनकम्बेंसी है। आज वो हिमाचल का गला घोंटने का प्रयास करें और राजनीति करें हिमाचल के साथ। उन्हें मालूम है कि चुनाव हो रहे हैं और उन्हें मालूम है कि चुनाव में कांग्रेस को दबाने के लिए ज़रूरी है कि हिमाचल की आर्थिक मदद ना की जाए। देखिए, दो बार हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में डिजास्टर आया, हमारी मदद नहीं हुई। तो उनकी भी तो एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि केंद्र की तरफ से पर्याप्त मदद पहुंच रही है समय नहीं, से। बोलने से नहीं होता ना। मैं तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार ने हिमाचल की मदद की है तो केंद्र की सरकार के मदद के बिना कैसे चल रहा है स्टेट फिर नहीं, अभी देखिए तक? देखिए, जो हमारा हक है वो तो हमें मिलेगा। हम भारत गणराज्य का हिस्सा हैं, हिमाचल अलग नहीं है। हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, जो जीएसटी है, वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और हमको तो जीएसटी से घाटा हुआ है जब से केंद्र सरकार ने शुरू किया है। हमें तो हमारा शेयर नहीं मिल रहा। अगर केंद्र सरकार हमें कोई अनुदान देती है, केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं, तो वो तो हमें मिलेगी, वो तो हमारा हक है। लेकिन जो मदद होनी चाहिए, जैसे आपदा में मदद होनी चाहिए थी, वो मदद हमारी जो है नहीं हुई। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, वो हमारा हक था, हमारा अधिकार था, वो भी हमारी बंद की गई। क्यों बंद की गई? अगर हिमाचल में भाजपा की सरकार होती तो पक्का मिलती, लेकिन कांग्रेस की थी इसलिए हमें नहीं दी गई। तो कांग्रेस पार्टी ओपीएस के मुद्दे पर आई पिछली बार, लेकिन वही मुद्दा जो है वो गले की फांस बन गया फिर बाद में। नहीं देखिए, अब अभी मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि हम ओपीएस जो है हम जारी रखें। लेकिन आपने दावा नहीं किया 27 के लिए अभी तक? नहीं, बिल्कुल जारी रहेगी जब कहा नहीं, है। लेकिन आप जिस तरह से मैं चुनावों की बात कर रहा हूँ, 2027 में चुनाव होने हैं। नहीं देखिए, आप मैं इतने सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी। नहीं देखिए, हम एक होता है ना कॉन्फिडेंट होके, नहीं नहीं, निश्चित तौर पे क्यों नहीं, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो नहीं होता। झूठे दावों की बात नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि अभी हमारे पास 1.5 साल का समय है। अगर हमें लगता है कि वही पूछ रहा हूँ, 1.5 सालों में क्या 3.5 साल निकल गए? क्यों नहीं, क्यों नहीं, 1.5 साल में क्या होगा? 3.5 साल में भी तो काम हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा जो आखिरी चरण है, देखिए रेस कौन जीतता है? रेस कौन जीतता है? रेस वो जीतता कि जो अंतिम क्षणों में तेज भागे। 1000 मीटर की रेस है, अगर आप लास्ट के 100 मीटर में तेज हो जाओ तो आप रेस जीतोगे। मतलब ये तो वही बात होगी, 5 साल है और चुनाव आखिरी साल में जो काम होंगे वो आखिरी साल में ही होंगे। 4 साल तक नहीं नहीं, जो है देखिए वो देखिए, कोई नहीं है। अब एक पिछला समय तो बहुत सारी जो भाजपा की गलत घोषणा थी उनकी सरकार की, उन्हें पूरा करने में लगा। जो गाड़ी डिरेल हो गई थी उसे पटड़ी में लाने में समय मिला। लेकिन अब काम हो रहे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलजुल के प्रयास करेंगे कि दोबारा से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। आप कह रहे हैं रिपीट करेगी सरकार? निश्चित तौर पे। अच्छा, चलिए, एक स्थिति अगर ऐसी आ जाए, मान लेते हैं एक स्थिति ऐसी आ जाए
कि कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बना रही है, तो मुखिया कौन होगा? देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है ना, ये तो भविष्य के गर्भ में किसी पता नहीं होता। वीरभद्र सिंह जी के की डेथ के बाद तो जब वो नहीं रहे तो उस वक्त क्यास लगाए जा रहे थे कि कौन बनेगा, तो सुखविंदर सिंह बने। और आगे इनके बाद क्या होगा वो भी परिस्थितियां बताएंगी। देखिए राजनीति में किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उस समय की परिस्थितियां और व्यक्ति का अपना भाग्य ये लेकिन निश्चित आपने करता है। वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया कि वो ही बन सकते हैं फिर से। वो बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। अभी तो वो बने हैं, लेकिन आगे क्या परिस्थितियां होती है वो भी बन सकते हैं। इट इज़ ओपन ग्राउंड। चलिए कुलदीप सिंह राठौर जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बड़े अरसे बाद आपसे बात करने का मौका मिला, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी बेबाकी से प्रश्न पूछते हैं और मेरा भी ये प्रयास रहता है कि मैं भी उसी बेबाकी से आपका जवाब दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।